मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि को निर्जीव से सजीव होना दर्शाया जाए तब वहाँ मानवीकरण अलंकार कहलाता है। यानी कि जो भी चीज़ें हैं जिनको हम, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं या निर्जीव वस्तु होते हैं उनको हम सजीव बना के पेश करते हैं तो क्या कहलाता है? हमारा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण हमारा है, उदाहरण ये, ठीक है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या बोला गया है? मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ किसे कहा जाता है? बादलों को। ठीक है, अब क्या, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बादल को कैसे पेश किया है? जैसे कि हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं या किसी सजीव जीव की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सजीव प्राणी की बात कर रहे हैं। जैसे अब मेघ कभी बन ठन के आते हैं क्या? नहीं ना, लेकिन इन्होंने क्या, निर्जीव को एक सजीव बताया। जैसे कि कोई भी इंसान कहीं जा रहा है तो बड़ा बन ठन कर जाता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या कहा इन्होंने? मेघ आए बड़े बन ठन कर सवर कर। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है कि सजीव भावनाओं का वर्णन जो है निर्जीव के लिए किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है हमारा? जहाँ पर निर्जीव चीज़ों को एक सजीव की तरह दर्शाया जाता है या एक सजीव की तरह दिखाया जाता है, बताया जाता है, वहाँ पर हमारा कौन सा मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये इसका तीसरा जो भेद है ख़त्म होता है। अब हम करेंगे इसका चौथा भेद। ठीक है, शब्द अलंकार का चौथा भेद, जिसका नाम है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम पढ़ेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति का मतलब, अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। यानी कि कोई भी इंसान कहते हैं, जैसे कि बातों को बढ़ा चढ़ा के किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर हमारा क्या, अतिशयोक्ति अलंकार आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका उदाहरण। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार।
राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या क्या कहा गया है। आगे नदियाँ पीछे अपार। आगे नदियाँ पीछे अपार घोड़ा। ठीक है, कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि महाराणा प्रताप सोचने की क्रिया कर रहे थे। ठीक है, क्या बताया गया, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखिए, राणा ने जब तक सोचा, ठीक है, कि हम नदी को कैसे पार करें, तब तक क्या करा, चेतक कहाँ पहुंच गया, नदी के पार पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसा कभी होता है, नहीं होता ना। तो ये क्या है, एक बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे बात की है कि जब तक उन्होंने सोचा तो क्या हुआ, तब तक वो चेतक था ना, नदी पार कर चुका था। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। वहाँ पर हमारा क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चौथा भेद खत्म होता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पांचवा भेद। ठीक है, जिसका नाम है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका पांचवा भेद। यदि पंक्ति में मनु जनु जनहु ज्यो त्यो जानू जनु जनु मनु आदि शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाया जाता है। ठीक है, क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार, यदि पंक्ति में मनु जनु जनहु त्यो ज्यो जनु आदि शब्द आते हैं, वहाँ हमारा कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। ठीक है, ये अलंकार बहुत ही आसान होता है, हम इसे समझ भी जल्दी से सकते हैं। ठीक है, हम इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे ले चला साथ मैं तुझको ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ग। ठीक है, स्वर्ण। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, ले चला साथ में तुझको ज्यों, जहाँ पर हमने ज्यों त्यों जनु मनु आदि आते हैं, तो वहाँ पर हमारा कौन सा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये अर्थालंकार के 5 भेद आज खत्म होते हैं। ठीक है, आगे वाले भेद हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे इसी के अगले भेद लेके, इसी के और भेद लेके अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।